तो वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। और आज हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का एक और चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम जो रूरल लाइफ थी, जो गांव की लाइफ थी और जो सोसाइटीज थी, वो कैसी थी, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। जितने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के सिस्टम्स थे, उसके बारे में हम लोग को जानना है। जो रिवोल्ट हुए उससे रिलेटेड, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। एक ओवरव्यू ले हम लोग कैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग जो कॉलोनियल एग्रियन पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिशर्स थे, जिनकी हम कॉलोनी थे, उन्होंने एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई थी उसको एग्रियन पॉलिसीज बोलते थे। कृषि संबंधित पॉलिसीज जो बनाते थे उसको हम लोग एग्रियन पॉलिसी बोलते हैं। तो एग्रियन पॉलिसी हमारी कैसी थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे उस समय। उसके बाद जो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम्स हुआ करता था, उसी में एग्रियन पॉलिसीज में हमारी जो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम थे, लैंड टैक्स रेवेन्यू सिस्टम थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, सब क्या है बचा है, टैक्स कलेक्टिव सिस्टम है। रेवेन्यू कलेक्शन का ये क्या है, एक सिस्टम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे लिए बनाया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रोथ ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप ग्रोथ के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुए, क्यों कैश क्रॉप ग्रोथ कराया, इससे क्या इंपैक्ट पड़ा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पीजेंट्स रिवॉल्ट्स, जो किसानों द्वारा रिवॉल्ट्स हुए, जैसे इंडिगो का हुआ, सन्यासी हुआ, ठीक ना, वाइव रिवॉल्ट हुआ। तो सारे रिवॉल्ट्स के बारे में एक एक करके हम लोग को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन द रूरल इकोनॉमिक। जो इम्पैक्ट था रूरल इकोनॉमिक पे इस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज का, वो क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखेंगे किस तरह पूरी तरह से इकोनॉमिक बर्बाद हो रही थी इंडिया की, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो रूरल लाइफ एंड सोसाइटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखो जो एग्रीकल्चर है, 18th सेंचुरी की हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो अगर ट्रेड करते थे लोग, तो कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो कॉटन बहुत ज्यादा उस समय हुआ करता था हर जगह। इवन भारत में भी कॉटन हुआ करता था, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से देख रहे तो एक सिम्बियोटिक रिलेशंस था बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड कॉटन इंडस्ट्री। दोनों एक दूसरे पे क्या थे, डिपेंडेंट थे, सिम्बियोटिक थे। अगर एग्रीकल्चर ना रहे, प्रोडक्शन ना रहा सिल्क का, तो सिल्क इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। अगर सिल्क इंडस्ट्रीज नहीं रहती तो सिल्क का प्रोडक्शन, सिल्क का एग्रीकल्चर लोग करते ही नहीं। तो एक तरह से देखेंगे दोनों सिम्बियोटिक रिलेशंस में थे। और उसमें इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया वाज नॉट ओनली द लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, बट इट इज आल्सो ऑक्यूपाइड द यूनिक पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया सिर्फ लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ही नहीं था उसमें, पूरे भारत, पूरे विश्व में। इवन इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, जो हाथ से कपड़े, हाथ से जो चीजें बनाते हैं, उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। जैसे नाम है हैंड और क्राफ्ट मतलब बनाना, तो हाथ से बनाई हुई इंडस्ट्री, हाथ से बनाई हुई वस्तुएं। तो हाथ से बनाई हुई वस्तुओं का इंडस्ट्री जो व्यापार था भारत में, बहुत बड़ा था उस समय। तो उसमें भारत सिर्फ एग्रीकल्चर में ही लीड नहीं कर रहा था, इवन उसकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। अब जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो ब्रिटिशर्स not only destroy the Indian handicraft industries but also brought about the certain changes in agrarian structure by implementing the new system of land revenue. जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने सिर्फ इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ही नहीं बर्बाद किया, इवन एग्रीकल्चर को भी क्या कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कैसे, नए नए तरह के टैक्स रेवेन्यू सिस्टम्स को लगा के। अब पूरे चैप्टर में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया भारत का। जो एग्रियन पॉलिसीज थी वो कैसे थी ब्रिटिशर्स की, जिसकी वजह से ये सारे कंडीशंस हुए। क्यों डाउनफॉल हुआ इंडियन इकोनॉमिक का, कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई। इन सब चीजों के बारे में हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो कॉलोनियल एग्रियन पॉलिसीज के बारे में हम लोग जानेंगे।
जो हम लोग कॉलोनी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने भारत में जो एग्रीन पॉलिसीज बनाई, जो कृषि रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, ब्रिटिशर्स से पहले भी क्या कोई टैक्स रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था? क्या ब्रिटिशर्स से पहले भी कोई टैक्स रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था? तो मैं कहूंगा कि हाँ, हुआ करता था, और इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया भी था। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। उस समय कौन था? उसमें दिल्ली, दिल्ली ज्यादा बड़ा हो गया, दिल्ली की मैं बात करूं, उसमें सब कुछ कहाँ था आपका? दिल्ली में था। मुगल एम्परर कहाँ हुआ करते थे? दिल्ली में हुआ करते थे। और मैंने बताया था कि उनकी जो प्रोविंस थे, जो साम्राज्य था, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इवन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे उनका एक प्रोविंस था बंगाल। बंगाल में उनका क्या था? एक प्रोविंस था। अब इस बंगाल में टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे? ब्रिटिशर्स के समय टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था? मैंने बताया था कि इनके प्रोविंस इतने दूर दूर थे कि डायरेक्ट जो मुगल एम्परर है इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत दूर है। वैसा थोड़े कि राजा दिल्ली से उठेगा तो एक दिन बंगाल में जाएगा, एक दिन उड़ीसा में जाएगा, तो एक दिन कहीं जाएगा, ऐसा तो कर नहीं सकता था। तो उसने क्या किया था कि अपने प्रोविंस पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अफसर्स बैठा रखे थे, बहुत सारे अफसर्स अपॉइंट किए हुए थे। बट इन अफसर्स में दो अफसर्स जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक को हम लोग बोलते हैं सूबेदार, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं दीवान। सूबेदार, वी कैन आल्सो कॉल देम गवर्नर, इसे हम लोग गवर्नर भी बोल सकते हैं एक तरह से। अब जो गवर्नर था और जो सूबेदार था, सॉरी गवर्नर या सूबेदार कह लीजिए, और जो दीवान थे, दोनों की पावर्स क्या थी? डिफरेंट डिफरेंट थी। दो मेन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मुगल एम्परर था वो जानता था कि अगर टैक्स और आर्मी दोनों की पावर अगर एक आदमी को दे दी जाए, तो मे भी फ्यूचर में वो मेरे अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? रिवोल्ट कर सकते हैं। इस वजह से मुगल एम्परर्स ने क्या किया था? एक बहुत ही यूनिक टेक्निक लगाई थी कि जिस भी प्रोविंस में वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे, वहां पे दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो हुआ करते थे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सूबेदार और दूसरा दीवान, दोनों के पास अलग अलग पावर्स थी। जो सूबेदार था, इसके पास आर्मी थी, और इसका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और जो दीवान था, इसका काम था टैक्स कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? टैक्सेस को कलेक्ट करना। अब इससे होता क्या था? अब इससे होता क्या था कि ये जो सूबेदार है या गवर्नर कहिए, इसके पास आर्मी तो थी लेकिन पैसा नहीं था, तो वॉर करने का चांस ही नहीं होता है। और यहाँ पे जो दीवान थे, इनके पास पैसा तो था बट आर्मी नहीं थी, तो ये भी क्या नहीं कर सकते थे? अगेंस्ट मुगल रिवोल्ट नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स से पहले भी टैक्स रेवेन्यू सिस्टम्स हुआ करते थे, मुगल एम्परर्स को भी टैक्स दिया जाता था। तो वो टैक्स कैसे दिए जाते थे, मैं बताता हूँ। ये जो दीवान था, इसके पास पूरी दीवानी की पावर थी, यानी कि पूरे टैक्स कलेक्शन की पावर थी। और इसके नीचे काम करते थे जमींदार। कौन काम करते थे? जमींदार काम करते थे। और ये जमींदार लैंड ऑनर्स हुआ करते थे, लैंड पे कंट्रोल रखते थे। ओके, लैंड ऑनर्स हुआ करते थे, लैंड पे इनका क्या था? कंट्रोल था। और ये क्या करते थे? जो फार्मर्स हुआ करते थे, उनसे टैक्स को कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? फार्मर्स से टैक्स को कलेक्ट करते थे, फार्मर्स से। और फार्मर से टैक्स को कलेक्ट कौन करता था? आपका जमींदार। टैक्स किसके पास गया? जमींदार के पास गया। और ये जमींदार के पास टैक्स जो जाता था, किसके पास जाता था? दीवान के पास जाता था। और दीवान के बाद डायरेक्ट ये जो टैक्स था कहाँ चला जाता था? ब्रिटिश ट्रेजरी में चला जाता था, सॉरी मुगल ट्रेजरी में चला जाता था, मुगल खजाने में चला जाता था। तो ये उस समय का क्या था? आपका रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। उस समय का क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था मुगल एम्परर के समय। क्या था? दीवान, दीवान, दीवान के नीचे जमींदार, और जमींदार के नीचे पीजेंट्स, फार्मर्स। जमींदार क्या करता था? लैंड ओनर हुआ करता था। फार्मर से क्या करता था? टैक्सेस लेता था। कुछ टैक्स अपने पास रखता था, जितना फिक्स किया जाता था वो अपने पास रख लेता था, बाकी दीवान को दे देता था।
दीवान हर प्रोविंस में टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा अफसर होता था, और इसके बाद दीवान के बाद ये सारी खजाना कहाँ चला जाता था, मुगल खजाने में चला जाता था। तो ये सिस्टम था बिफोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ये सारे सिस्टम बनाए गए। आई होप ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप सब लोग को ये सिस्टम समझ में आया होगा। तो ये सिस्टम था मुगल एम्परर के समय। मुगल एम्परर के समय आपका ये सिस्टम था। बट आपको पता है एक वॉर हुआ, कौन सा, बैटल ऑफ, कौन सा वॉर हुआ था, जिसके बाद बंगाल की जो दीवानी थी किसके पास चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी। तो मुझे इस वॉर का नाम बताइए जल्दी से कमेंट में आप लोग। उस वॉर का नाम क्या था, याद है सबको? वेरी गुड, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था आपको पता है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और उसके बाद हम लोग देखते हैं इलाहाबाद की संधि के बाद जो बंगाल की दीवानी थी, यानी कि टैक्स कलेक्शन जो था, वो किसके पास चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था, ईआईसी के पास आ गया था। अब ईआईसी के पास फुल पावर्स थी, कहां पे, बंगाल में। बंगाल में ईआईसी ने ही अपना किंग बैठा दिया, जिसको हम लोग नवाब बोलते हैं, बंगाल का नवाब, अपना ही नवाब बैठा दिया। नवाब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट था। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में देखेंगे तो पॉलिटिकली भी क्या हो गई थी, अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया था, पूरी तरह से पावरफुल कंपनी बन के भी एक मोनोपोली ट्रेड भी स्टेब्लिश कर लिया था पूरे बंगाल में उसने, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या हो गई थी, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई थी। मतलब एक तरह से देख सकते हैं बंगाल पूरी तरह से कंट्रोल में था किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और यहीं पे हम लोग ने देखा था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फिर यहाँ स्टार्ट होता है। एक हम लोग देख रहे हैं नवाब को, बंगाल का नवाब, जो वहां पे सिर्फ नाम मात्र का नवाब था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपॉइंट किया था, पपेट था वो किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कहती थी वो करता था। इस नवाब को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट सारा काम कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया था कि किसान परेशान हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी सारे वर्क करे, बट इसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी, बंगाल के नवाब के पास। पूरी तरह से बंगाल पे कंट्रोल किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। एडमिनिस्ट्रेशन में भी अब नवाब वही करता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का थी, पपेट बन के रह गया था। तो यहाँ पे दो तरह की सरकारें देखने को मिलती है, एक नवाब की और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बंगाल में उस समय। इसी को हम लोग डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, या डायरकी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 1765, जब बैटल ऑफ बक्सर हार गए थे, उसके बाद से हुआ था ये डुअल सिस्टम, 1772 में इम्पोज किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको मैं लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में बताया भी है। नहीं देखा है तो एक बार जाके वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें सब कुछ चीजें क्लियरली पड़ी हुई है। पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। बंगाल पूरी तरह से किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। अब मैं बंगाल के बारे में बताऊं, बंगाल इस समय का सिर्फ बंगाल नहीं था। उस समय के बंगाल में मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा बंगाल था। उस समय के बंगाल में आपका पूरा बिहार आता था, प्लस पूरा उड़ीसा आता था, प्लस बिहार में उस समय झारखंड भी लगा हुआ था, तो इवन पूरा झारखंड भी आएगा आपका, प्लस आपका बंगाल था ही। ये पूरा एरिया था किसका, बंगाल का, उस समय बंगाल प्रोविंस का। बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था, और बहुत ही फर्टाइल एरिया भी था। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, आपको पता है दो मेन रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, दो मेन रिवर्स का यहाँ पे क्या था बच्चा, दोआब था। दो मेन रिवर्स का क्या था, यहाँ पे प्लेन था। नॉर्दर्न प्लेन में आता है आपका बंगाल। तो नॉर्दर्न बिहार, झारखंड, बिहार, बंगाल सब क्या है बच्चा, नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो था, गंगा का जो मैदान है उस समय, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल था, इवन अभी सबसे ज्यादा क्या है, फर्टाइल है।
और इधर हम लोग देखते हैं गंग ब्रह्मपुत्रा का प्लेन, तो लगभग 2 प्लेन्स थे, कम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा का प्लेन, लेकिन करते थे। जैसे अब देखेंगे क्रॉप ज्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है, क्रॉप में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रेवेन्यू भी यहाँ से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल फुल्ली, मैंने बताया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, किसी को याद है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने खत्म किया था, कमान फटाफट बताइए। 1772 में खत्म हुआ था, और किसने खत्म किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ओके, वॉरेन हेस्टिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, खत्म किया था। तो डुअल सिस्टम क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अब पूरी तरह से कंट्रोल किसका हो गया था, पूरी तरह से कंट्रोल हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। पूरी तरह से किसका कंट्रोल हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसका काम था कि सिर्फ क्या करना, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, नथिंग एल्स। उसको सिर्फ क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था। और पैसा और प्रॉफिट उनको कहाँ से मिलेगा, तो नॉर्मल सी बात है, पैसा और प्रॉफिट कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते। अब उनके पास दीवानी आ गई थी, किसकी, पूरे बंगाल की। पूरे बंगाल की क्या आ गई थी, दीवानी आ गई थी। अब यही बच्चा, यही से शुरू होता है एग्री कॉलोनियल पॉलिसीज। यहीं से आपकी क्या होती है, कॉलोनियल एग्री पॉलिसी शुरू होती है। कृषि संबंधित जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, वो यहीं से शुरू होती है। जो सबसे पहली पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, जिसका नाम रखा उन्होंने द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। जैसे नाम है परमानेंट, फिक्स सेटलमेंट था, फिक्स रेवेन्यू था, इनको देना ही देना है, तो इसका नाम रख पड़ा द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, was introduced by लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। सबसे पहले इम्पोज कहाँ किया गया, तो नॉर्मल सी बात है, बंगाल सबसे पहले इनके अंडर में था, तो इन्होंने सबसे पहले इसे कहाँ इंप्लीमेंट किया, सबसे पहले बंगाल में किया। इवन बंगाल मैंने बताया था, इस समय का बंगाल नहीं, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो इसमें उड़ीसा के नाम से फेमस है, इवन झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। तो ये पूरा का पूरा प्रोविंस जो था, इस परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत आता था, अंडर में आता था। अब इस सेटलमेंट में बोला क्या, इस सेटलमेंट बोला गया, अंडर दिस सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंडलॉर्ड थे उनकी जो रेवेन्यू थी वो क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई कि आपको मुझे इतना लैंड रेवेन्यू देना ही देना। द लैंडलॉर्ड हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लैंडलॉर्ड को क्या करना था, फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना था, लैंड रेवेन्यू पे करना था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि नहीं, अब आपको हमको इतना टैक्स देना ही देना है, किसी भी हाल कहीं से ला के दीजिए। जो जमींदार थे वो न्यू मास्टर बन गए थे लैंड के। अब ऐसा नहीं थी कि परमानेंट जमींदारी दे दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप तभी तक जमींदार बने रहेंगे जब तक आप मुझे क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। जिस दिन आप टैक्स देने में मुझे फेल हुए, आपकी जमींदारी खत्म। तो इसको परमानेंट सेटलमेंट को आप लोग एक तरह से देखते हैं, जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें कंपनी ने कहा जमींदारों से कि भैया आप लैंड ओनर हो, आप मुझे टैक्स दो, फिक्स टैक्स कर दिया कि इतना टैक्स मुझे चाहिए, 10/11, जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 10/11 मुझे दीजिए, और 1/10 आप रखिए, 10/11 मुझे चाहिए, और 1/10 जमींदार का। ये सिस्टम उन्होंने क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया परमानेंट सेटलमेंट। बोला गया इतना तो आपको करना ही करना है। और बोला कि अगर ये आप जो जमींदार, सुन लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोली, जमींदार आप सुन लीजिए, एक सेकंड मेरा इतना ध्यान दीजिए, इस तरह आप फ्री मत हो जाइए, खुश मत हो जाइए। ये जो जमींदारी है आपकी, ये सिर्फ तभी तक रहेगी जब तक आप मुझे रेवेन्यू दे रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा,
EIC ने कहा इन जमींदारों से कि आप परमानेंट नहीं है, टैक्स परमानेंट है, सिर्फ टैक्स क्या है, सिर्फ टैक्स परमानेंट है। आप तभी तक जमींदार बने हैं जब तक आप ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या पे कर रहे हैं, जब तक आप ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? टैक्स। जिस दिन आपने टैक्स बंद किया उस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जिम्मेदारी आपसे क्या कर लेगी? छीन लेगी। ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1790। अब इस परमानेंट सेटलमेंट के मेरिट्स क्या थे, इस परमानेंट सेटलमेंट्स के डिमेरिट्स क्या थे, रैयतवारी सिस्टम क्यों आया, महलवारी सिस्टम क्या है, और इस लैंड रेवेन्यू का इम्पैक्ट क्या पड़ा रूरल इकोनॉमिक पे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, यानी कि कल। आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग बात करेंगे इसके बाद के बहुत सारी चीजों के बारे में। छोटा सा चैप्टर है, मे भी शायद कल खत्म भी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।